Welcome students to all about civil. टाइप ऑफ लोड्स ऑन स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप के लोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दो टाइप के लोड हो सकते हैं। एक्चुअली तीन होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल। पर लॉन्गिट्यूडनल बहुत ही कम केसेस में हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो ही लोड्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि डायग्राम में लाइव लोड, डेड लोड, स्नो लोड, जो भी आपको रेड एरो से शो हो रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ एरो से जो शो हो रहे हैं वो है वर्टिकल लोड्स, और विंड लोड को दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लोड। फिर हमने देखा था कि हमें बिल्डिंग की इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इकोनॉमी यानी कि जितना भी खर्च आएगा बिल्डिंग को बनाने में, तो उस अमाउंट को भी ध्यान में रखना होता है, और साथ ही साथ हमें स्ट्रक्चर की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना होता है। अब अगर हम सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। और अगर हम पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन इकोनॉमी के लिए हम अपनी लाइफ खतरे में डाल देंगे। सिक्स टाइप के लोड्स: डेड लोड्स, इम्पोज लोड्स, विंड लोड्स, स्नो लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स एंड स्पेशल लोड्स। इसमें से डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड हम कवर कर चुके थे। विंड लोड को थोड़ा सा देखकर हम स्टार्ट करेंगे स्नो लोड्स। डेड लोड की कहानी तो क्लियर थी कि जो भी वेट स्टेशनरी है और परमानेंट है, तो इस तरीके का जो भी वेट होगा उसे हम बोलेंगे डेड लोड। और डेड लोड को हम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना डेड लोड का वॉल्यूम है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके यूनिट वेट से। जैसे कि अलग अलग यूनिट वेट सबका गिवन था। हमारे पास हर एक मटेरियल जो भी बिल्डिंग बनाने में रिक्वायर्ड होता है उसका यूनिट वेट अवेलेबल होता है। जैसे ब्रिक मशीनरी 18.8, स्टोन मशीनरी 20.4, प्लेन सीमेंट कंक्रीट 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, टिम्बर 5 to 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर हमने डिस्कस किया था इम्पोज्ड लोड्स और लाइव लोड्स, यानी कि जो भी ऐसे लोड्स हैं या तो वो मूवेबल है या फिर वो मूविंग लोड्स हैं। मूवेबल यानी कि जिनको हम मूव करा सकते हैं, जैसे कोई भी फर्नीचर हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ें रखी हैं बिल्डिंग में जिनको हम मूव करा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो मूवेबल चीज़ें, और साथ में मूविंग लोड जो कि खुद से मूव हो सकता है। तो कुछ भी अगर ऐसा है तो वो आता है इम्पोज्ड लोड और लाइव लोड्स के अंदर। इसमें हमने देखा था रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग्स, बिजनेस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और स्टोरेज रूम्स। इन सब के लिए हम प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। ये टेबल देखना रह गया था। इस टेबल में देखो, फर्स्ट पॉइंट सीरियल नंबर दिख रहा है, सेकंड है ऑक्यूपेंसी, फिर है यूडीएल लोड, और नेक्स्ट में है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब हमने डिस्कस किया था कि यूडीएल और कॉन्सेंट्रेटेड में जो भी ज़्यादा होता है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, और उसके बेसिस पर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लोड की। तो देखो, सबसे पहला लिखा है बोथ रूम्स एंड टॉयलेट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो जब भी ऐसा होगा तो यूडीएल लगेगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और कंसनट्रेटेड लोड है 1.8 किलो न्यूटन। सेकेंड है लिविंग एंड बेडरूम्स,
अब जो भी लिविंग या फिर बेडरूम हमें डिज़ाइन करना है उसके लिए हम वैल्यू ले लेंगे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेटेड में 1.8 किलो न्यूटन। अब इसमें हमें कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना, अगर एक इंसान रह रहा है तो कितना है, 5 इंसान रहेंगे तो कितना है। हमें कोड में पर्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन है कि आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना लोड कंसीडर करना ही करना है। इसके बेसिस पर आप डिज़ाइन करो, यानी कि मिनिमम इतना लोड कंसीडर करना है और मैक्सिमम आप कितना भी करो, क्योंकि हमें चाहिए सेफ्टी। अगर हमने किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है, वो बोलता है कि हम इतना लोड झेल लेंगे, 100 झेल लेंगे, तो आप 100 से कम का लगाओगे तो स्ट्रक्चर सेफ ही रहेगा। फिर है थर्ड है ऑफिस रूम्स इन, फर्स्ट है हॉस्टल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, बिजनेस बिल्डिंग विद सेपरेट स्टोर। तो यहाँ पर 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेटेड में 2.7 किलो न्यूटन। असेंबली बिल्डिंग्स में 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 4.5 किलो न्यूटन कॉन्सेंट्रेटेड। फोर्थ पॉइंट किचन इन ड्राइंग हाउसेस, तो यहाँ पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1.8 किलो न्यूटन कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस टाइप से जितनी भी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, हमने पढ़ी थी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई या फिर होटल्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, कोई स्टोर रूम है, तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक रूम के लिए, हर एक बिल्डिंग के लिए कोड ने पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर रखी है कि आपको इतना लोड कंसीडर करना ही करना है डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ से ये टेबल क्लियर। फिर ये टेबल हम कवर कर चुके थे और लास्ट हमने देखा था विंड लोड्स। विंड लोड का मेन फॉर्मूला हमने देखा था VZ इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VB, यानी कि डिज़ाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी बिल्डिंग में डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइनिंग में हम विंड लोड को भी कंसीडर करते हैं। तो अब विंड लोड को कंसीडर करने के लिए हमें कौन सा वेक्टर ज़रूरत पड़ेगा, तो हमारे लिए VZ को फाइंड करना आवश्यक है। अब VZ है डिज़ाइन विंड वेलोसिटी, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VB। अब K1 है रिस्क कोफिशिएंट, K2 कोफिशिएंट बेस्ड ऑन टेरेन, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज, यानी कि K2 है जिस एरिया में है या फिर जो बिल्डिंग के चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग की हाइट हो गई, बिल्डिंग का साइज़ हो गया, बिल्डिंग का टेरेन हो गया, तो इस अकॉर्डिंग K2 फैक्टर आ जाएगा। और K3 फैक्टर आ जाएगा टोपोग्राफी फैक्टर, कि जिस एरिया में हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। तो यहाँ से VZ डिज़ाइन विंड वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब डिज़ाइन विंड वेलोसिटी के बेसिस पर हम विंड का प्रेशर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब हमें मेनली क्या फाइंड करना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा विंड हमारी बिल्डिंग पर। तो अब हम ये प्रेशर फाइंड कर लेंगे। प्रेशर की वैल्यू PZ इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू VZ का स्क्वायर। VZ हम फाइंड कर चुके हैं, इसका स्क्वायर करके 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिज़ाइन विंड प्रेशर आ जाएगा। तो विंड वेलोसिटी में हमें इतना पढ़ना था। नेक्स्ट है हमारे पास स्नो लोड्स, चौथा टाइप का लोड स्नो लोड्स। स्नो लोड्स कॉन्स्टिट्यूट टू द वर्टिकल लोड्स इन द बिल्डिंग। अब जो स्नो लोड्स है वो वर्टिकल लोड्स में आते हैं किसी भी बिल्डिंग में, बट दीज टाइप ऑफ लोड्स आर कंसिडर्ड ओनली इन द स्नोफॉल प्लेसेस। लेकिन जो भी स्नो लोड्स को हम देखते हैं वो सिर्फ स्नोफॉल प्लेसेस में ही हम कंसिडर करते हैं। जैसे कोई भी पहाड़ का एरिया है जहाँ स्नोफॉल होती है, तो जब हम वहाँ पर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई होटल डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई हॉस्टल डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई घर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वहाँ पर स्नो लोड को भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम स्नोफॉल वाली लोड को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर स्नो के लोड के कारण फेल हो जाएगा।
IS 875 1987 कोड का नाम है IS कोड, डील्स विथ स्नो लोड्स ऑन रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग। अब जितना भी स्नो लोड्स हमें कंसिडर करना है किसी बिल्डिंग में, तो वो हमें पता चलता है IS 875 1987 से। इसमें स्नो लोड के बारे में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है कि किस एरिया में कितना लोड लेना है और क्या क्या चीज़ें और एडिशनल आपको ऐड करनी है। जितनी भी डायमेंशंस हैं ये इस कोड के अंदर गिवन है। मिनिमम स्नो लोड ऑन अ रूफ एरिया और एनी अदर अबव ग्राउंड। कोई भी स्नो लोड मिनिमम किसी भी रूफ के ऊपर या फिर ग्राउंड पे भी जो लोड लगेगा उसे हम कैसे फाइंड कर लेंगे? उसे फाइंड करेंगे हम S इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एस नोट। यानी कि जितना भी मिनिमम स्नो लोड आएगा किसी भी एरिया पर, किसी भी रूफ पर, किसी भी ग्राउंड पर, तो उसे हम फाइंड करेंगे S इज इक्वल्स टू म्यू एस नॉट से। अब S क्या है यहाँ पर? S है डिज़ाइन स्नो लोड ऑन प्लान एरिया ऑफ रूफ। अब जितना भी प्लान एरिया है रूफ का उस पर कितना डिज़ाइन लोड है, यानी कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। म्यू इज़ शेप कॉफिशिएंट। अब शेप कॉफिशिएंट क्या है? ये जो कोड है IS 875 1987, इसके अंदर हर एक चीज़ प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है। तो म्यू शेप कॉफिशिएंट हमें कोड से पता चल जाता है, और एस नॉट ग्राउंड स्नो लोड, ये भी हमें कोड में पता है कि कितना ग्राउंड में स्नो का लोड लग रहा है। तो यहाँ से हम S फाइंड कर लेंगे, यानी कि डिज़ाइनिंग में हमें स्नो का लोड कितना कंसीडर करना है। स्नो लोड्स में इतनी सी बात है कि जितना भी स्नो का लोड रहेगा हम उसको भी कंसीडर करते हैं किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर स्नोफॉल होती है। कॉमनली कौन सा एरिया हो गया? पहाड़ वाला। अब वहाँ पर स्नो लोड को कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस लोड को कंसीडर नहीं करेंगे तो स्नो लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और स्ट्रक्चर उससे फेल हो सकता है। तो इसलिए स्नो लोड को कंसीडर करना ज़रूरी है, और स्नो लोड में हम S इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एस नॉट से फाइंड करते हैं। और ऐसे हमारा डिज़ाइन लोड, म्यू है शेप कॉफिशिएंट और एस नॉट है ग्राउंड स्नो लोड। स्नो लोड को एक बार आप रीड कर लो यहाँ से। रीड कर लिया होगा स्नो लोड्स। नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक लोड्स। अब जो अर्थक्वेक लोड है, ये तो हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि अर्थक्वेक के कारण जितना भी लोड आ रहा है, यानी कि फोर्सेस की फॉर्म में जितना भी लोड लग रहा है, उस लोड को हम बोलते हैं अर्थक्वेक लोड। अब अर्थक्वेक फोर्सेस में दोनों टाइप की फोर्सेस आती हैं, वर्टिकल भी आती हैं और हॉरिजॉन्टल भी आती है। यानी कि हमारे बिल्डिंग राइट लेफ्ट भी शेक होती है और ऊपर नीचे भी शेक होती है। तो अर्थक्वेक फोर्सेस में वर्टिकल फोर्सेस भी हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी हैं। अब जितनी वाइब्रेशन अर्थक्वेक से आती है उसको हम 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करना मतलब जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर पर जब किसी पॉइंट पर लोड लगता है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कितना जा रहा है, वर्टिकल में कितना जा रहा है। तो इससे हम उसका कंपोनेंट से फाइंड कर लेते हैं कि हर एक डायरेक्शन में कितना लोड लग रहा है। तो ऐसे ही अर्थक्वेक लोड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अर्थक्वेक लोड 3 डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाता है। परपेंडिकुलर, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, जिसमें एक है वर्टिकल और 2 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
देखो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात है, earthquake forces constitute to both vertical and horizontal forces on the building. The total vibration caused by earthquake may be resolved into three mutually perpendicular directions, usually taken as vertical, and two horizontal directions. The movement in vertical direction do not cause forces in superstructure to any significant extent. अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें यही बात है कि जब हम अर्थक्वेक की फोर्सेस को 3 में रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तो वर्टिकल फोर्स लग रही है और 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगती है उससे सुपर स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगती है उससे बिल्डिंग पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पूरी बिल्डिंग शेक हो जाती है। तो वर्टिकल फोर्सेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक इज़ टू बी कंसीडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग, यानी कि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वर्टिकल को तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है। देखो जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है तो यहाँ पर एक घर है, तो इस घर के अंदर ज़्यादा फोर्सेस कौन सी लग रही है? ज़्यादा क्या, सारी फोर्सेस यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिख रही हैं, राइट लेफ़्ट वाली फोर्सेस दिख रही हैं। तो हमें डिज़ाइनिंग भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ही करनी पड़ती है। द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड वाइब्रेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ फाउंडेशन सॉइल। अब जितना भी अर्थक्वेक आया है और उसकी वाइब्रेशन कैसी है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग की फाउंडेशन कैसी है, फाउंडेशन की सॉइल कैसी है, फाउंडेशन का साइज़ कैसा है और किस टाइप से फाउंडेशन को डिज़ाइन किया गया है और ग्राउंड का मोशन कैसे हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि एक अच्छी फाउंडेशन रहेगी, फाउंडेशन को अच्छे से डिज़ाइन करेंगे तो बिल्डिंग ड्यूरेबल रहेगी, बिल्डिंग काफ़ी टाइम तक चल जाएगी, झेल लेगी अर्थक्वेक वगैरह। तो अगर हमारे फाउंडेशन सॉइल अच्छी है, फाउंडेशन का साइज़ अकॉर्डिंग टू कोड प्रॉपरली बना है और कंस्ट्रक्शन भी उसका सही तरीके से हुआ है, तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में जो चेंज आएंगे उसको बियर कर लेगी, झेल सकती है। IS 1893-2014 gives the details of such calculations for structures standing on soils which will not considerably settle or slide appreciable due to earthquake। अब जो IS कोड 1893 और 2014 है उसमें इन कैलकुलेशंस की प्रॉपर डिटेल दे रखी है कि जो भी सॉइल पर स्ट्रक्चर्स खड़े हैं उन स्ट्रक्चर में जब सेटलमेंट होगा या फिर स्लाइडिंग होगी अर्थक्वेक के कारण तो हम उन्हें कैसे डिज़ाइन करेंगे। 1893-2014 में हर एक डिटेल दी गई है कि स्ट्रक्चर जो भी किसी भी टाइप की सॉइल पर बने हुए हैं, चाहे वो सैंडी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, क्योंकि हर एरिया में इंडिया के अलग अलग सॉइल मिलती है, हर 100 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है सॉइल। तो वैसे ही अलग अलग स्ट्रक्चर जब अलग अलग सॉइल पर बने हैं तो उनका स्लाइडिंग और जो सेटलमेंट है वो अलग अलग होता है। तो ये इस कोड में सारी बातें गिवन है कि हमें कैसे डिज़ाइन करना है। द सीस्मिक एक्सेलरेशंस फॉर द डिज़ाइन मे बी अराइव्ड एट फ्रॉम सीस्मिक कोफिशिएंट। अब जो सीस्मिक एक्सेलरेशन है, सीस्मिक वर्ड है जो अर्थक्वेक के लिए यूज़ होता है, तो सीस्मिक एक्सेलरेशन फॉर द डिज़ाइन मे बी अराइव्ड एट फ्रॉम सीस्मिक कोफिशिएंट विच इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सीस्मिक कोफिशिएंट यूज़ होता है फाइंड करने में अर्थक्वेक के लिए, तो अर्थक्वेक के लिए जब हम सीस्मिक कोफिशिएंट फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक अपॉन, इसको डिवाइड कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मोनोलिथिक रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए जो कि जोन 2 और जोन 3 में आते हैं विदाउट मोर देन 5 स्टोरीज हाई, और जो कि 5 स्टोरीज से कम है, एंड इम्पॉर्टेंस फैक्टर लेस देन 1, सीस्मिक फोर्सेज आर नॉट क्रिटिकल।
अब सीज़मिक फोर्सेस हम किसके लिए कंसिडर करते हैं? जहाँ पर अर्थक्वेक काफ़ी आता रहता हो। जो भी एरियाज जहाँ पर अर्थक्वेक आता रहता है उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, जैसे कि जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं उस एरिया का हम नाम रख देते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि यहाँ दुर्घटना वाला क्षेत्र है कि यहाँ पर होता रहता है। तो वैसे ही अर्थक्वेक के लिए भी हमने अलग अलग जोन बना रखे हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो इन जोन्स में हमने पूरी इंडिया कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें दिखा रखा है कि ये एरिया किस जोन में आता है, और फिर नीचे लिखा है कि जोन 1 में कैसा इंटेंसिटी रहता है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है तो किस टाइप से करना है। जोन 2 में अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो किस टाइप से करना है। जोन 3 में कंस्ट्रक्शन करना होगा तो किस टाइप से करना है। तो अलग अलग हमारे पास तरीके हैं कि कौन से जोन में जो एरिया आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। और इसी में लिखा है जो जोन्स में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है हमने ये डिवाइड कैसे किए हैं एरियाज, इस बेसिस पर कि कहाँ पर कितना अर्थक्वेक आता रहता है। जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आता है वहाँ पर हम सीज़मिक फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। हमने ये इस बेसिस पर ही अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड किया है कि जहाँ पर बहुत कम आते हैं उसको अलग जोन बनाया, जहाँ पर थोड़े बहुत आते हैं उसको अलग जोन बना दिया, जहाँ पर हर एक साल आते रहते हैं और यहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो इस बेसिस पर हमने अलग अलग जोन में एरियाज़ को डिवाइड कर दिया है। तो जो भी एरियाज़ जोन 2 और जोन 3 में आते हैं और जो 5 मंजिलों से ज़्यादा नहीं है, 5 मंजिल से कम रहते हैं, तो उनके लिए हमें ये फैक्टर ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीज़मिक फोर्सेस वहाँ पर क्रिटिकल नहीं होती है। क्योंकि जो छोटे घर होते हैं उनमें इतना नुकसान नहीं होता है, जबकि जो बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बने होते हैं 50-60 मंजिले फ्लैट्स हैं तो वो सीधा गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीज़मिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें डिज़ाइन ना करें, अब 5-6 मंजिला से तो ज़्यादा हो गए और किसी जोन में अगर आ गए सीज़मिक फोर्सेस तो वहाँ पर हमें सीज़मिक फोर्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ता है। और अगर हम सीज़मिक फोर्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं करते हैं तो अर्थक्वेक आते ही पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, गिर जाएगी। तो ऐसे एरियाज़ जो जोन 2 और जोन 3 में है और 5 मंजिल से कम है, वहाँ पर अगर हम सीज़मिक फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं तो चल जाएगा। लेकिन जो भी एरियाज़ ऐसे हैं जो जोन 2 और जोन 3 में नहीं आते, दूसरे जोन्स में आते हैं, वहाँ पर और जो 5 मंजिला से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें सीज़मिक फोर्सेस को ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट हमारा रह गया है अदर लोड्स एंड इफेक्ट्स एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर्स। एज पर द क्लॉज 19.6 ऑफ IS 456/2000, अब जो हमारा IS कोड है 456/2000 उसमें 19.6 क्लॉज है। कोड में अलग अलग क्लॉज दिए रहते हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, 2.3, 4.6 ऐसे अलग अलग क्लॉज रहेंगे। तो उस पर्टिकुलर क्लॉज में लिखा है, क्योंकि हम सिविल में खुद से नहीं बता रहे हैं कुछ बातें, सब किसके बेसिस पर बताते हैं? कोड के बेसिस पर। कोड में जितनी भी बातें लिखी हैं उसके बेसिस पर हम डिज़ाइन करते हैं। और जब कोड में लिखा है तो हमने देखा कि बिल्डिंग्स थी अलग अलग, क्या रेशो रहने से बिल्डिंग ड्यूरेबल रही, कितना हमने रेनफोर्समेंट कंसिडर किया, तो इसके बेसिस पर कोड बनाया गया। प्रैक्टिस के बेसिस पर ही कोड बनाया और कोड के बेसिस पर अब हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि कोड वाली वैल्यूज़ फेल नहीं होती। तो हम अब जितना भी डिज़ाइन करते हैं वो कोड से करते हैं। तो कोड 456/2000 क्लॉज 19.6 में लिखा है कि इन एडिशन टू अबव लोड डिस्कस्ड, account shall be taken of the following forces and effects if they are liable to affect materially and safety the serviceability of the structure। यानी कि अभी हमने 5 फोर्सेस ऊपर बढ़ लिए हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इन लोड्स के अलावा अगर और कोई लोड भी है जिससे जो स्ट्रक्चर है उसकी सेफ्टी सर्विसेबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है,
तो हम उन लोड्स को भी कंसीडर करते हैं। अब उन लोड्स में कौन कौन से लोड्स आते हैं? उन लोड्स में आता है सबसे पहला फाउंडेशन मूवमेंट। अगर फाउंडेशन की मूवमेंट होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे डिज़ाइन करना है कि फाउंडेशन की मूवमेंट ना हो। क्योंकि सोचो, फाउंडेशन की अगर मूवमेंट हो गई तो पूरी बिल्डिंग की मूवमेंट हो गई, और बिल्डिंग मूव करेगी तो हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे। तो फाउंडेशन की मूवमेंट। बी है इलास्टिक एक्सियल शॉर्टनिंग। थर्ड है सॉइल एंड फ्लूइड प्रेशर। फोर्थ वाइब्रेशन। फिफ्थ फैटीग। सिक्स्थ इम्पैक्ट। सेवेंथ इरेक्शन लोड्स। एंड एट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ड्यू टू पॉइंट लोड एंड द लाइक। अब देखो, जितने भी हम लोड्स डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद जितने भी बचे कुछ लोड्स हैं जो कि स्ट्रक्चर की सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी पर असर डालते हैं, तो हम उन सब को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि फाउंडेशन की मूवमेंट, हमेशा क्या करें कि फाउंडेशन की मूवमेंट ना हो, क्या ऐसे प्रिकॉशंस लें, क्या ऐसा डिज़ाइन में हम चेंज करें। तो इन सब चीज़ों को डिफाइन किया गया है सेक्शन IS कोड में 1904 में। यहाँ पर फाउंडेशन मूवमेंट की सारी बातें क्लियर है कि आपको डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। उसके बाद है इलास्टिक एक्सियल शॉर्टनिंग। अब जो भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक्सियल हैं, उनकी शॉर्टनिंग अगर हो रही है तो उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी हमारे डिज़ाइनिंग में चेंज आता है वो सब भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। थर्ड है सॉइल एंड फ्लूइड प्रेशर। अब जितना भी सॉइल, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर सॉइल प्रेशर लगा रही है, ऐसा हमने कुछ डिज़ाइन किया है, बैकफिल टाइप है, तो उसके लिए हमें सॉइल का भी प्रेशर देखना पड़ता है। और जैसे हम डैम बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर हम फ्लूइड को रेजिस्ट कर रहे हैं, फ्लूइड को रोक रखा है हमने किसी दीवार से, तो अब वहाँ पर हम फ्लूइड के प्रेशर को भी कंसिडर करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब नदियों का स्तर बढ़ जाता है तो पानी बहुत तेज़ी से आता है, तो रास्ते में जितने भी स्ट्रक्चर हैं या फिर जितने भी पुल हैं सबको उड़ा के ले जाता है अपने साथ। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि ये पानी भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब वो तो चलता हुआ पानी है, लेकिन जो रुका हुआ पानी होता है वो भी किसी बिल्डिंग पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर हम दीवार बनाते हैं तो उस दीवार की एक साइड अगर पानी भरा है तो हमें फ्लूइड का प्रेशर भी कंसिडर करना पड़ता है। अगर हम फ्लूइड का प्रेशर कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारी वॉल बनते ही, प्रेशर आते ही तुरंत फेल हो जाएगी, टाइम भी नहीं मिलेगा झेलने का लोड उसे, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। फिर उसके बाद डी पॉइंट वाइब्रेशन। अब कोई भी ऐसे बिल्डिंग है जहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन कैसे हो रही है? जैसे उसके अंदर कोई मशीनरीज रखी है, ऐसी कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जहाँ पर वाइब्रेशन होती रहती है मशीन्स की, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी रोड है, तो उसके आसपास बिल्कुल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे पुल रहते हैं तो पुल के आसपास जो लोग रहते हैं तो वहाँ उनको वाइब्रेशन फील होती है उस चीज़ की। तो वाइब्रेशन, अब जो बिल्कुल कांटेक्ट में है उन्हें ज़रूरत पड़ती है वाइब्रेशनल लोड को के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने की। जो भी ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर वाइब्रेशन एक काफ़ी अच्छे लेवल पर आती है तो हमें वहाँ बिल्डिंग को वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आती है ऐसी फोर्सेस जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लगती हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। इम्पैक्ट का एग्जांपल होता है, हमारे पास बॉल आई, हमने बैट से टक मारा और बॉल काफ़ी दूर चली गई। तो जितने में अब बॉल बैट से टच कितने सेकंड्स के लिए हुई? मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड के लिए या फिर नैनो सेकंड्स के लिए, क्योंकि बॉल जैसे ही आई हमने टक से मारा और बॉल दूसरी साइड चली गई। तो ये जो फोर्स होती है बहुत शॉर्ट टाइम के लगती है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इफ़ेक्ट ज़्यादा कैसे हुआ? क्योंकि बॉल हमने मारी तो बॉल दूर चली गई। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट। तो अगर इस टाइप की फोर्सेस लग रही हैं जैसे हैवी मशीनरीज, अब मशीनरीज में इम्पैक्ट आता है कुछ, जैसे आपने मशीनरीज में पार्ट देखे होंगे कि नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, तो वो अगर टच कर रहे हैं तो इम्पैक्ट आ रहा है ना,
और फिर इम्पैक्ट हट रहा है, फिर इम्पैक्ट आ रहा है, तो अगर इस टाइप से फोर्सेस हैं कहीं तो उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्सेस। फिर आते हैं इरेक्शन लोड्स, यानी कि जो लोड्स बिल्कुल इरेक्ट हैं उनका स्टडी करना, ये है IS 875 पार्ट 2 में। उसके बाद है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एंड इफेक्ट ड्यू टू पॉइंट लोड एंड द लाइक। अब जो भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रेस फोर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही है, किस वजह से? पॉइंट लोड की वजह से, तो वहाँ पर भी हमें उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना पड़ता है। आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है, मैंने बस समझाने के लिए बताया है। आपको मेनली क्या याद करना है कि कितने टाइप के हमारे पास लोड्स हैं, सब लोड्स के टाइप, सब लोड्स का नाम और उन लोड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे विंड लोड क्या है, विंड लोड वाला फार्मूला, अर्थक्वेक लोड क्या है, अर्थक्वेक का फार्मूला, तो इस टाइप से पूरा कंसिडर करना है। टाइप ऑफ लोड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। थैंक यू।